हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के बारे में, तो आपने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है वो कंप्लीट भी हो चुका है पूरी तरह से। सारी थियरी मैंने डिस्कस कर दी है और न्यूमेरिकल भी मैंने बता दिया है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना को समझा और उसके लॉज को समझा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपने स्नेल्स लॉ को भी समझ लिया। फिर मैंने आपको बता दिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और लाइट की स्पीड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या इफेक्ट दिखता है। यानी जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कितनी कम होगी, इस बात के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से जिम्मेदार होता है। तो इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो बचे हुए टॉपिक हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के उसको पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आज हो पाएंगी, कवर हो पाएंगी, और जो बची हुई चीज़ें हैं वो अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अगला लेक्चर जैसे हम लोग पढ़ेंगे, अगले लेक्चर के बाद ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यानी कोई ग्लास की पट्टी हो और उसका जो शेप हो वो रेक्टेंगल के जैसा हो, तो उससे किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का जो है यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान लीजिए, ये हो गया रेक्टेंगल के शेप का ग्लास स्लैब। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये ग्लास स्लैब है तो, और अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो उसका क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब भी लाइट किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन जो फिनोमेना ज़्यादा अमाउंट में होता है उसी को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होगी, सपोज ये कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इसके ऊपर जो लाइट इंसिडेंट होगी क्या इसका केवल रिफ्रैक्शन होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था, जब रिफ्लेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो कुछ अमाउंट यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होता है, रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, अंदर ये ट्रांसमिट हो जाता है जिसको हम रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ एब्जॉर्ब भी हो जाता है। अब कौन सी फिनोमेना ज़्यादा अमाउंट में होगी ये डिपेंड करता है उस मीडियम की प्रॉपर्टी पर। अगर ये मीडियम नीचे से पॉलिश कर दिया जाए, यानी ओपेक मीडियम है तो आप जानते हैं, और स्मूथ हो ऊपर से, तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा अमाउंट में होगा। रफ सरफेस है तो इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो इसमें जो है रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लाइट इंसिडेंट हो रही तो तीनों फिनोमेना हो रही होंगी, लेकिन हम लोग चूंकि डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा अमाउंट में होगा, तो हम लोग बस उसी को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि बस यही घटना हो रही, बाकी चीज़ें भी हो रही लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर ये एक लाइट जो है आके इंसिडेंट हुई। तो जो लाइट आके इंसिडेंट हुई उसको आप क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और हर एक पॉइंट को कोई ना कोई नाम देते चलते हैं, तो ये क्लियर आपको जो है नाम से आप नोमेनक्लेचर के हिसाब से आप बुलाते रहेंगे। ठीक है, ये चौक नहीं चल रहा है, चलिए ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओ ए है वो क्या है, तो यहाँ पर मैं बगल में लिख देता हूँ, ओ इज़ द इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, और जिस सरफेस पर आके गिरा है उसको आप बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए पी क्यू, और नीचे वाले को बोल दीजिए पी डैश क्यू डैश। ठीक है, तो सरफेस पी क्यू पर एक रे आके इंसिडेंट हुई ओ ए, और जिस पॉइंट पर आके इंसिडेंट हुई अर्थात ये पॉइंट ए, आप जानते हैं कि जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप चलिए ए को आप मान लीजिए, ये ए क्या है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस पी क्यू के लिए। अब देखिए, अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो आपको यहाँ पर से एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा, नॉर्मल जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और इस पॉइंट से होकर पास भी होना चाहिए। तो यहाँ से जब नॉर्मल खींचेंगे आप तो ये कुछ इस तरीके से होगा ऊपर की तरफ, और बिल्कुल ऐसे ही नीचे की तरफ भी। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल नंबर वन, नॉर्मल नंबर वन यानी N1। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट रे हुआ, ये नॉर्मल हुआ। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये रे आगे जाके रिफ्रैक्ट भी होगी।
है ना, रिफ्रैक्ट होगी क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास में जा रही है। इधर ये एयर है, एयर या फिर वैक्यूम होगा, और ये तो ग्लास है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग मीडियम हैं। तो जब भी रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पर ये भी आप देखिए जो रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रही है, मीन्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है। तो जब भी रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर ट्रैवल करती है तो दूसरे मीडियम में इंटर करने के बाद वो किधर जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि रेयर टू डेंसर अगर जाएगी तो रिफ्रैक्ट होके इस नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयर जाती है तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर जो केस है वो नॉर्मल की ओर बेंड होने वाला केस है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है जिसको ऐसे जाना चाहिए था वो ऐसे नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसको रिफ्रैक्ट होना पड़ेगा। तो ये ऐसे न जाके अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होके कुछ इस तरीके से इधर होके जाएगी, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जाएगी। और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब चूंकि हम इसको I1 और R1 यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो सरफेस है और दो सरफेस है तो दो बार रिफ्रैक्शन होगा। तो एक केस में हम I1 R1 बोल देते हैं, दूसरे वाले केस में I2 R2 बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए जो रे ऑफ, ये रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर आके गिरी है उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को आप फिर से बोलेंगे इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था सरफेस PQ पर, अब दूसरे वाले सरफेस पर रे आके इंसिडेंट हो रही P', पर, तो P', के लिए ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको आपने A माना था तो इसको आप सपोज कर लीजिए A', ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस के परपेंडिकुलर फिर से एक नॉर्मल खींचेंगे। तो ये जो नॉर्मल होगा ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। और ये जो रे ऑफ लाइट है अब देखिए किधर से किधर जा रही है, तो ये डेंसर टू रेयर ट्रेवल करने जा रही है। अभी तक तो रेयर टू डेंसर गई है, अब ये डेंसर टू रेयर यानी ग्लास से एयर में जा रही है। और जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब कि अगर इसको इस तरीके से जाना चाहिए था तो ये ऐसे नहीं जाती है, बल्कि इस नॉर्मल से और दूर हट जाती है। तो दूर हटने का मतलब कुछ इस तरीके से ये आगे बढ़ती है, ठीक है। और ये हो गया, ये इमर्जेंट रे हो गई। और ये देखिए अब ये इमर्जेंट रे और ये नॉर्मल है तो इसके बीच का एंगल, ये रिफ्रैक्टेड है, एक तरह से रिफ्रैक्टेड रे है, भले हम इसको इमर्जेंट बोल रहे हैं क्योंकि एक और रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि R2। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये इस वाले सरफेस के लिए ये वाली जो रे थी वो कौन सी रे है, तो इसको आप बोलेंगे इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, I2 से। तो I1 R1 और यहाँ पर I2 और ये R2, ठीक है। और इस प्रकार से आपने देखा कि रेक्टेंगुलर स्लैब से जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो दोनों सरफेस पर उसका दो बार रिफ्रैक्शन होता है, पहले तो रेयर टू डेंसर, फिर उसके बाद डेंसर टू रेयर। और फाइनली जो रे निकली है बाहर उसको, ये चलिए इसको बोल दे रहे हैं S, इसको बोल दे रहे हैं R, ठीक है। जो रे बाहर निकली है कौन सी रे है, वो है S। और अगर मान लीजिए कि ये ग्लास स्लैब ना होता तो जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई थी, इंसिडेंट जो रे थी, क्या वो इस पाथ पर जाती जिस पर अभी निकली है? तो आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो ग्लास स्लैब की वजह से ये रिफ्रैक्ट होकर यहाँ से निकली हुई है। अगर ये मीडियम ना होता, एकदम सीधे सीधे सारा मीडियम एक जैसा होता, सारा मीडियम एयर होता, तो ये जो इंसिडेंट रे है वो सीधे इसी डायरेक्शन में यानी R वाली डायरेक्शन में सीधे जाती। तो इसका मतलब कि जिस रे ऑफ लाइट को R के डायरेक्शन में होकर जाना था वो इस ग्लास स्लैब की वजह से S के डायरेक्शन में जा रही। और आप देखेंगे तो ये इमर्जेंट रे और ये ओरिजिनल जो इसका डायरेक्शन था, इन दोनों के बीच में एक खास रिलेशन दिख रहा है। और वो रिलेशन ये है कि दोनों के दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब क्या, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ध्यान रखिए कि जब भी दो रेज ऐसे पैरेलल होके जाती हैं तो कहते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम है और ये इनफाइनाइट तक ऐसे चली जाएंगी। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि जो R का डायरेक्शन जैसा इस रे का जैसे डायरेक्शन होना था वो तो है नहीं, वो तो बगल में खिसक गया है S। तो क्या बोलते हैं कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास होती है तो उसका डायरेक्शन जो है वो अनचेंज्ड रहता है, सेम रहता है। देखिए डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाता है। ये बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है
और इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? इस डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो कभी कभी ये फिनोमेना पूछी जाती है कि डिस्क्राइब द रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो आपको इस तरीके से दिखा देना, एक ग्लास स्लैब आप बनाएंगे और उसके ऊपर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे। पहले रेयर टू डेंसर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेंगे, फिर डेंसर टू रेयर के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्ट करेंगे। और जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और जो इमर्जेंट रे का डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगे। और पैरेलल होंगे इसका मतलब कि डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों के बीच में एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू दी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब ये रिफ्रैक्शन में आप जो बेसिक आपने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन लॉज क्या होते हैं, अब आपने देख लिया कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अभी इसी कड़ी में आगे हमको पढ़ना है कि किसी भी लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। लेकिन लेंस से रिफ्रैक्शन को समझने से पहले आपको पहले लेंस को समझना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लेंस की। अब लेंस का नाम तो आप सब लोगों ने सुन रखा होगा और लेंस का शेप भी आपको याद होगा। दो तरह के लेंस का नाम आपने सुना होगा, एक इस तरीके के लेंस को आप एक्सपेक्ट करते हैं और एक ये लेंस है ना। तो ये जो डायग्राम है ये तो आपको याद होगा, लेकिन अभी आपको इस डायग्राम के बेस पर इस लेंस की डिफिनीशन को समझना है। और ये भी आप ध्यान रखिए कि लेंस बस इसी दो टाइप के या इसी दो शेप में नहीं होते, इसके बहुत वैरायटी। ये तो मेन जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि टू टाइप्स ऑफ लेंस। तो जैसे मिरर में आपने देखा था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता था, सिमिलरली लेंस में भी जो क्लासिफिकेशन किया गया उसमें जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव का। बाकी आप ध्यान रखिए कि कॉन्वेक्स भी कई टाइप के होते हैं, कॉनकेव भी कई टाइप के होते हैं, जो कि आपके सिलेबस से बाहर है ना। इसको हम क्लास 12th में डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। चलिए, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लेंस के डिफिनीशन की। तो लेंस, पहली बात तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। आपने देखा, अब चूंकि अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो इससे रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा और हम इस चैप्टर में डिस्कस ही नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी ग्लास का बना होगा या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का ये बना है। ठीक है, और जो लेंस होता है उसका सरफेस कैसा है, तो आप यहाँ पर जब देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कर्व सरफेस है, ये भी कर्व सरफेस है। इस वाले लेंस को देखेंगे तो बोलेंगे ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। यानी लेंस जो है दो कर्व सरफेस के बीच में बाउंड एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। लेकिन नहीं, ध्यान रखिए कि जब अगर आप इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं तो इसको भी आप लेंस कहेंगे, जिसमें एक सरफेस हमने ये कर्व सरफेस बना दिया और एक जो है प्लेन सरफेस बना दिया। और अगर आप इसमें भी देख लीजिए, एक कर्व सरफेस ऐसे बना के और दूसरा प्लेन सरफेस बना दीजिए तो इसको भी आप लेंस कहेंगे। तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि दो कर्व सरफेस के बीच में जो बाउंडेड ट्रांसपेरेंट मीडियम है वही हमारा लेंस है। एक प्लेन भी तो हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कोई ये कहे क्या दो प्लेन सरफेस के बीच में बाउंडेड ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लेंस कह सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, यानी आप इसको लेंस बोल सकते हैं, इसको लेंस बोल सकते हैं, लेकिन इसको लेंस नहीं बोल सकते। यानी दोनों सरफेस कर्व हो तब भी ठीक है, एक कर्व हो एक प्लेन है तब भी ठीक है, लेकिन दोनों अगर प्लेन सरफेस हैं तो फिर ये लेंस नहीं है बल्कि ये ग्लास प्लेट है। ठीक है, और यहीं से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे लेंस की डिफिनीशन और ग्लास के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो लेंस क्या है, तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बिटवीन टू कर्व सरफेस और वन कर्व एंड वन प्लेन सरफेस। दो कर्व सरफेस या फिर एक प्लेन और एक कर्व सरफेस के बीच में बाउंडेड ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेंस कहते हैं। मीन्स एट लीस्ट एक सरफेस तो कर्व होना ही चाहिए। दोनों कर्व हो गए तब भी अच्छा है, एक कर्व है तब भी अच्छा है, लेकिन दोनों के दोनों प्लेन सरफेस नहीं होने चाहिए लेंस के लिए। ठीक है, तो लेंस की डिफिनीशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded between two curve surface और one curve and one plane surface। ठीक है, तो सरफेस दो कर्व सरफेस हो या फिर एक कर्व और एक प्लेन सरफेस हो तो ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लेंस कहेंगे।
लेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम बना है यहीं पर आप इसको नोमेनक्लेचर भी देख लीजिए। लेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन कॉन्वेक्स है कौन कॉनकेव। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बीच में उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है मिडिल में, और एजेस पर किनारों पर उसकी थिकनेस या विड्थ कम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में ये थिकनेस ज़्यादा है, एजेस पर थिकनेस कम है। और जिसके बीच में थिकनेस कम हो, एजेस पर थिकनेस ज़्यादा हो, ऐसे लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन आप इसको क्या बोलेंगे, इसको आपको बोलना है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। अ लेंस विच इज थिक इन द मिडिल एंड थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एजेस इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस, एंड कॉनकेव लेंस इज थिक एट द एजेस एंड थिन इन द मिडिल। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया। अब जैसे आपने मिरर में देखा था कि मिरर के हम लोग दो टाइप की डिस्कस कर रहे थे, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। तो उसमें आपने ये भी देखा था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव में से अगर इनका हम नाम कॉन्वेक्स और कॉनकेव ना लें तो इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर ये लाइट को बेंड करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। इस बेस पर हम लोग मिरर का एक और भी नाम हमने देखा था, और वो नाम क्या था, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर। सिमिलरली अब ध्यान रखिए कि लेंस आप पढ़ने जा रहे हैं, आज से ये अभी ये स्टार्ट हो रहा है लेंस, और अगले लेक्चर में भी लेंस ही पूरा डिस्कस होगा, तब जाके ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। अब लेंस डिस्कस होने जा रहा है तो आपको क्या करना है, मिरर जो टॉपिक आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, उस मिरर को आप पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए। यानी लेंस को आप जल्दी जल्दी में लेंस को पढ़ने से अच्छा है कि वो पूरा टाइम आप फिर से मिरर को दीजिए। और मिरर अगर आपको क्लियरली एकदम सब कुछ उसका क्लियर कट एकदम याद हो गया, समझ में आ गया, तो ये मान लीजिए कि आपने लेंस को भी पढ़ रखा है। सारी प्रॉपर्टीज उसी के कंपेरेबल आपको दिखेंगी, या तो सेम होगी या तो जस्ट अपोजिट होगी, ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना। यानी कंपेरेबल होती है दोनों की प्रॉपर्टीज, लेंस और मिरर की। तो मैं आगे जितना भी आपको पढ़ाऊंगा लेंस के बारे में, उस लेंस की हर एक बात को, हर एक प्रॉपर्टी को आपको मैं मिरर से कंपेयर करते हुए ही बताऊंगा। तो इसलिए आपके लिए आसानी हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है पहले मिरर को रिवाइज कर लीजिए, और मिरर को अगर आप पढ़ लेंगे तो लेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब चलिए मिरर से कंपेयर करते हुए हम लेंस, इन दोनों लेंसेज का एक और जो नाम आपको मैंने जैसे मिरर के केस में बताया था, वैसे इनका भी डिसाइड कर लेते हैं, कौन कन्वर्जिंग होगा इसमें, कौन डाइवर्जिंग होगा। अब देखिए कन्वर्जिंग की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस हो, जो लाइट रेज को ऐसे कन्वर्ज कर रहा हो, इकट्ठा कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है कहीं पर, उस मिरर को, उस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग लेंस। इसी तरीके से आपने देखा था कि जो मिरर या जो लेंस लाइट रे को स्कैटर करता है, ऐसे फैलाता है, ऐसे मिरर को या ऐसे लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग लेंस। अब कभी आप इस तरीके से मत याद रखिएगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर था वो डाइवर्जिंग मिरर था, इसलिए ये कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग लेंस होगा, ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे तो फंस जाएंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले तो इनकी प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, ये लाइट रे को जो है स्कैटर करते हैं कि कंसंट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ कॉन्वेक्स के लिए। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस हमने ले लिया, और कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब लाइट रेज आती हैं, ऐसे पैरेलल लाइट रेज आती हैं और इसके ऊपर आके इंसिडेंट होती हैं, तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने ऊपर इंसिडेंट पैरेलल रेज को, पैरेलल का मतलब कि जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने मिरर के लिए समझा था, मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, पोल होता है, फोकस होता है, इस तरीके से जितनी भी डिफिनीशन वहाँ पर थी, टर्मिनोलॉजी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको डिस्कस करनी है। लेकिन पहले कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। तो अगर ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इसके ऊपर रेज को इंसिडेंट करें, तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये इन सारी रेज को कंसंट्रेट करके किसी एक ही पॉइंट पर फोकस कर देती है, ऐसे। और आप देख रहे हैं कि अगर ये लेंस इस पैरेलल रे को कन्वर्ज कर रही है किसी एक पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर करती है तो वो इसका फोकस होता है इस लेंस का। ठीक है, तो अगर ये सारी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब आप इस लेंस को क्या कह सकते हैं, तो इसको आप कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए कि कॉन्वेक्स लेंस को, कॉन्वेक्स मिरर को नहीं, जस्ट उल्टा है, कॉन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर इंसिडेंट
रेज को जो है कन्वर्ज कर देती है। ठीक है, अब बात आती है कॉनकेव की। तो कॉनकेव के लिए भी समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक कॉनकेव लेंस लिया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो ये देखा गया कि ये अपने ऊपर इंसिडेंट इस पैरेलल रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देती है, इस तरीके से फैला देती है। और इसको आप चाहे तो अगर पीछे की तरफ ऐसे से डॉट डॉट करके अगर पीछे इमेजिन करेंगे तो ये किसी एक पॉइंट से ही ऐसा लगता है वहीं से इमर्ज हो रही है, और वो जो पॉइंट होता है उसको इस लेंस का क्या बोलते हैं, इसका बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये स्कैटर कर दे रही है, डाइवर्ज कर दे रही है। तो जब ये लाइट को डाइवर्ज कर रही है तो बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह, लेंस नहीं कॉन्वेक्स मिरर की तरह ये लाइट रे को डाइवर्ज कर रही है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस ये दोनों के दोनों डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के होते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, तो आप कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कभी न्यूमेरिकल में कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस न बोल के कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लेंस बोल दें तो घबराना नहीं है, आपको ये प्रॉपर्टी याद हो जाएगी, क्योंकि डायग्राम हर बार ऐसे बनेंगे कि आपको देख के ही याद हो जाएगा कि अच्छा ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है और ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाएगी आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे। उसी बेस पर आप समझ लीजिएगा कि कॉन्वेक्स की बात हो रही कि कॉनकेव की। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया लेंस और लेंस का ये क्लासिफिकेशन और उनका एक दूसरा नॉमेनक्लेचर। फिर से मैं इसको जल्दी से रिवाइज कर दूँ। लेंस क्या है, तो दो कर्व सरफेस हो या फिर एक कर्व सरफेस और एक प्लेन सरफेस हो, इनके बीच में बाउंडेड जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसको लेंस कहते हैं। दोनों सरफेस प्लेन नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, उसको ग्लास प्लेट कहते हैं अगर दोनों सरफेस प्लेन हो जाए तो। ठीक है, मेनली जो लेंस होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बीच में इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, एजेज पर कम होती है, और कॉनकेव की बीच में थिकनेस कम होती है, एजेज पर ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी की। तो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट रे को इंसिडेंट करते हैं तो ये कन्वर्ज कर देती है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे। ये जो कॉनकेव लेंस है इसके ऊपर पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो ये उसको डाइवर्ज कर देती है, इसीलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब तो ये इंट्रोडक्शन आपने लेंस का पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी या डिफिनीशंस रिलेटेड टू लेंस। लेंस से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस हमको समझनी है, जैसे हमने मिरर में देखा था। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए, लेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लेंस का जो है डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर बना देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इस देखिए कॉन्वेक्स लेंस को डबल कॉन्वेक्स भी कहा जाता है, या इसको कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है ना। मैंने आपको बताया लेंस बहुत टाइप के होते हैं, तो ये अगर मान लीजिए एक प्लेन होता है एक कॉन्वेक्स होता है तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं, एक कॉनकेव होता है एक कॉन्वेक्स होता है तो इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पर ये डबल कॉन्वेक्स भी इसको बोला जाता है, डबल कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं कॉनकेव, छोटा सा बनाते हैं, बस हमको डिफिनीशन को समझना है। अब देखिए, आपको देखने पर यह पता चल रहा है कि अगर ये बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स की बात करें तो दोनों के दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं, स्फीरिकल है, और ये दोनों के दोनों सरफेस किसी स्फीयर के एक पार्ट हो सकते हैं, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर आप जब इसको इमेजिन करेंगे कि ये वाला सरफेस किसी एक स्फीयर का एक पार्ट है, जो स्फीयर इस तरीके से रहा होगा, है ना, ऐसे, और इसी तरीके से इस वाले सरफेस को भी आप समझ सकते हैं कि ये भी किसी एक स्फीयर का एक पार्ट होगा जो इस तरीके से कंप्लीट होगा। सिमिलरली कॉनकेव के लिए भी आप बात करते तो आप इसके लिए इसको सपोज करते कि ये किसी एक स्फीयर का एक पार्ट है और ये वाला सरफेस भी किसी एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, अब जैसे इसमें आप देख लीजिए दो स्फीयर दिख रहे हैं, तो दोनों स्फीयर के अपने अपने सेंटर होंगे। तो सपोज कि इसका सेंटर ये हो गया और इसका सेंटर ये हो गया, है ना, और इस सेंटर को हम मान लें C1, इस सेंटर को मान लेते हैं C2, और इस C1 और C2 को मिलाती हुई जो स्ट्रेट लाइन पास होगी इस लेंस से, उसी लाइन को बोलते हैं इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के केस में मैंने आपको बताया था कि मिरर के पोल और मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जो एक लाइन होती है, उस लाइन को बोलते थे उस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली लेंस के केस में लेंस के इन दोनों जो सरफेस हैं, स्फीरिकल सरफेस, उनके सेंटर से पास होता हुआ, इनको मिलाता हुआ जो स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन, इसको बोलते हैं इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि C1 C2 जो स्ट्रेट लाइन है, C1 C2 जो स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलेंगे इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है। सिमिलरली अगर हम कॉनकेव के केस में भी देख लें, अब देखिए इसका भी एक सेंटर होगा और इसका भी एक सेंटर होगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा और इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए अगर हम C1 C2 ही बोलें, और C1 C2 नहीं बल्कि इसमें C2 और C1 थोड़ा उल्टा नोमेनक्लेचर होता है, तो मैं अभी से C1 C2 को C2 C1 कर रहा हूँ ताकि आपको फोकस वाले केस में दिक्कत पैदा ना हो। तो देखिए C2 और C1 को पास होती हुई जो लाइन है, ये जो लाइन है यानी दोनों के सेंटर को, आप C1 और C2 को लेकर बहुत सीरियस ना हो, ये बस ये जानिए कि दोनों के सेंटर्स को मिलाती हुई जो लाइन है उसी लाइन को ही प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। C1 और C2 को लेकर टेंशन नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि C1 और C2 बस नोमेनक्लेचर इसलिए क्योंकि आगे जाकर आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इसको जो है प्राइमरी और इसको सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस बोला जाता है। इस वजह से 1 और 2 का जो यहाँ पर नोमेनक्लेचर है वो हमने अभी से रख दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी फोकस में आएंगे तो डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। चलिए तो ये C2 हो गया, ये C1 हो गया, इसको मिलाती हुई जो स्ट्रेट लाइन है ये भी क्या हो गया, इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं इस स्फीयर को यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया है इस भी लेंस का और इस लेंस का भी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अब बात आती है फोकस की। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस तो ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लेंस है। इस लेंस के बिल्कुल मिडिल में, अगर इस लेंस को बिल्कुल बीच से एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो इक्वल पार्ट में जब आप डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ेगा और इसी तरह से यहाँ पर भी जो पॉइंट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पर पड़ेगा, उस पॉइंट को C से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस C को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेंस के लिए, इस C को बोलते हैं इसका ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस आपने देख लिया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब बात करते हैं, देखिए C1 और C यानी कि इस सेंटर और इस ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल बीच में यहाँ पर एक पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से जब लाइट पास होती है तो इस, अगर कोई एक ऐसा पॉइंट हम यहाँ से सपोज कर लें और यहाँ से कुछ लाइट को पास करें इसके ऊपर, इस लेंस के ऊपर, और वो लाइट जब इधर से बाहर निकले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ऐसे पॉइंट को हम इस लेंस का कहते हैं फोकस। और इसी तरीके से आप यहाँ पर भी ले सकते हैं कि कोई एक ऐसा पॉइंट आप सपोज करिए जहाँ से लाइट अगर पास हो रही हो और वो पास होने के बाद लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उस पॉइंट को बोलेंगे लेंस का फोकस, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर अगर हमने कोई लिया है और इससे कुछ रेज को हमने इंसिडेंट किया है तो ये पैरेलल हो गई। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी इस पॉइंट के अंदर है तो इस पॉइंट को बोलेंगे F1, इस कॉन्वेक्स लेंस का F1। F1 मतलब क्या, इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस, ठीक है, फर्स्ट फोकस। एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि कोई एक, अगर मान लीजिए इसके ऊपर पैरेलल रे को आप इंसिडेंट कर रहे हैं, ऐसे पैरेलल रे को, और वो कन्वर्ज होकर जिस पॉइंट पर होकर मिले उस पॉइंट को बोलेंगे इस लेंस का सेकेंड फोकस, F2, ठीक है। तो F2 जो है उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकस। ध्यान रखना है फर्स्ट फोकस की क्या प्रॉपर्टी है और सेकेंड फोकस की क्या प्रॉपर्टी है। फर्स्ट फोकस की प्रॉपर्टी ये है कि अगर उससे कोई लाइट पास होगी तो वो लेंस से निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और सेकेंड फोकस की प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई रे लेंस पर पैरेलल इंसिडेंट हो रही होगी तो कन्वर्ज होके या डाइवर्ज होके सेकेंड फोकस पर ही जाती है, ठीक है। अभी तक हमने बात किया है कॉन्वेक्स के बारे में, अब आप सेम चीज़ को कॉन्केव के बारे में डिस्कस करिए तो आपको पता चलेगा कि चूंकि ये तो डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है इसकी, तो अगर हम इसके ऊपर मान लीजिए इस तरीके से रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करें ऐसे, और ऐसा मान लें कि ये आगे जाके इधर जाके किसी एक पॉइंट पर मिलती, ठीक है, और ये गिरने के बाद क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहाँ से ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे ऑफ लाइट निकलती है तो जिस पॉइंट से ये निकलती है उसी पॉइंट को तो F1 कहते हैं। ये अलग बात है कि कॉन्केव के केस में कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता ना जिससे कि इस तरीके से लाइट निकाले और ये पैरेलल हो जाए। वो पॉइंट अगर इधर होगा तभी ये पॉसिबल है कि इस पॉइंट की ओर जाने वाली जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल निकलेगी। तो इसलिए इस वाले पॉइंट को आप इस लेंस का क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस F1। और इसी F1 को यहाँ, चूंकि F1 इधर होता है इसीलिए मैंने C1 को इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप C1 और C2 को अब भूल जाइए। अब आपको ज़रूरत जो जिस चीज़ की थी वो यही थी कि इधर वाला फोकस F1 होता है। F1 फोकस की ये प्रॉपर्टी थी कि इससे अगर कोई लाइट पास होगी या इसकी और कोई लाइट पास होगी तो लेंस से निकलने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल।
और F2 की खास बात ये है कि लेंस के ऊपर इंसिडेंट जो लाइट है, पैरेलल लाइट है, वो उसी पॉइंट से होकर पास होती है। तो यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप पैरेलल रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करिए और ये भी जिस पॉइंट से पास होगी या जिस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होगी वो इसका सेकंड फोकस कहलाएगा। तो पैरेलल रे लाइट है तो आप जानते हैं पैरेलल लाइट को ये ऐसे डाइवर्ज कर देगी, इसको भी इधर डाइवर्ज कर देगी, दोनों को पीछे आप ले जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जिसको इस लेंस का क्या बोलेंगे, सेकेंड फोकस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये F1 आपने देख लिया, F2 देख लिया और प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया। अब ये तो समझने वाली बात थी, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर और मैं फिर से एक क्लियर इमेज बना रहा हूँ और आपको वहाँ पर बस ये बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स को आपको दिखाना है। जैसे अब कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। आप जानते हैं कि इस सरफेस का सेंटर और इस सरफेस का सेंटर दोनों को मिलाते हुए पास होती हुई जो लाइन है इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बीच में एक पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के इधर इस लेंस का फर्स्ट फोकस दैट इज F1 और इस साइड इसका सेकेंड फोकस दैट इज F2। ऐसा भी आप कर सकते हैं, F1 के बाद अगर इतनी ही डिस्टेंस को और लेंगे, जहाँ पर आपने C1 लिखा था उसी को आप चाहे तो इसका 2 गुना डिस्टेंस हो गया तो आप इसी को 2F1 बोल सकते हैं। सिमिलरली आप ये F2 का 2 गुना डिस्टेंस ले लीजिए तो जहाँ पर पहुँचेंगे उसको आप C2 कहते थे और क्या बोल सकते हैं, इसी को 2F2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप याद रख लीजिए लेंस के बारे में। तो कॉन्वेक्स का हो गया, आप कॉन्केव का भी देख लीजिए। देखिए कॉन्केव के केस में कॉन्केव लेंस यहाँ पर हम बना लेते हैं और उसमें भी इस पॉइंट को यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो गया कॉन्वेक्स और दोनों सरफेस का, दोनों स्फीरिकल सरफेस का जो सेंटर है उसको मिलाता हुआ ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बीच में यहाँ पर पॉइंट होगा दैट इज़ ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसके भी बाद फोकस होंगे, लेकिन मैंने बताया कि इसमें F1 और F2 कॉन्वेक्स में और कॉन्केव में F2 और F1। तो इधर एक पॉइंट होगा F2 और इस साइड एक पॉइंट हो जाएगा F1। ठीक है, F2 का जस्ट डबल कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 2F2 और F1 का जस्ट डबल कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2F1। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, इसी पर रोकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आगे अभी हम लोगों को डिस्कस करना है कि रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन थ्रू द कॉन्वेक्स थ्रू द लेंस। जैसे आपने मिरर में देखा था 3 रूल्स थे, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग फिर हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों से इमेज बनाया था। सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको करना है, पहले 3 रूल्स पढ़ने हैं, फिर उस रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों से इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इसको यहीं पर रखते हैं, आप रिवाइज कर लेंगे लेंस क्या होता है। जो मुख्य चीज़ यहाँ पर मैंने आज बताया वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर रिवाइज करके। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, बस उसमें एक लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फिर आपने देखा लेंस की डिफिनीशन, तो 2 कर्व सरफेस होना चाहिए या कम से कम 1 कर्व सरफेस ज़रूर होना चाहिए। ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को लेंस कहेंगे। 2 टाइप के लेंस, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स जो है रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग भी बोलेंगे। कॉन्केव जो है वो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग भी बोलेंगे। अब इसके बाद टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस। तो टर्मिनोलॉजी की बात करें तो आपने क्या क्या देख लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर बीच में होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इन दोनों के सेंटर को, ये जो स्फीरिकल सरफेस है उनके सेंटर को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। और एक फर्स्ट फोकस होता है, एक सेकेंड फोकस होता है। फर्स्ट फोकस की प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ से कोई लाइट पास हो या यहाँ की तरफ कोई लाइट पास हो तो वो लेंस निकलने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और सेकेंड फोकस की बात करें तो इसकी खास बात यह है कि कोई भी लेंस, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब इस लेंस पर इंसिडेंट होती है तो वो इससे निकलने के बाद जिस पॉइंट से होकर जाती है या जिस पॉइंट से होकर जाती हुई पास होती हुई अपीयर होती है उस पॉइंट को हम लेंस का सेकेंड फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।